बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। और नाज़रीन इकराम, अगर गुजरात की हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि 1303 में गुजरात को मंगोलों ने मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। बाद में मुग़ल एम्पायर और मुग़ल हुकूमत की वजह से इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई और आज गुजरात का माशाल्लाह शुमार जो है गोल्डन ट्रायंगल में होता है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं इदनान इंडस्ट्री में और इदनान इंडस्ट्री के जो सीईओ हैं मोहम्मद इदनान साहब, वो पहले पाक फैन के डायरेक्टर थे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसन साहब, हसन इदनान साहब। आइए नाज़रीन इकराम, वो हम उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किस तरीके से वो लोगों को रिलायबल जो है सिस्टम बना कर देते हैं, किस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या हाल आपके, खैरियत से? फ़र्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने फ़ैन इंडस्ट्री का गुजरात वाहिद फैंस में आपने स्टार्ट लिया और आप मेरे पास आए इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच जी न्यूज़ और इनकी पूरी टीम को थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। जी थैंक यू, वेलकम वेलकम सर। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी जो हसन इंडस्ट्री है जिसमें आप वाहिद फैन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब से है? जी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1998 में, जब मेरे वाले साहब ने डिसाइड किया कि हम 98, क्योंकि हम मदर कंपनी हमारी इस पाक फैंस वाहिद इंडस्ट्रीज़, तो मेरे वाले साहब ने डिसाइड किया था कि हम अपना एक सेटअप पंखों का एक उन्हीं के नाम से, जो मेरे बेसिकली वाहिद इज़ माई ग्रेट ग्रैंड फादर्स नेम, जो मेरे परदादा जी हैं उनका नाम है वाहिद, जिनके नाम से हमने ये इंडस्ट्री शुरू की 98 में एज अ सेपरेट यूनिट टू टारगेट डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल। हम हर क्लास के बंदे को टारगेट करना चाहते थे पंखों के अंदर। तो 98 में जी हमने इसकी फाउंडेशन रखी थी 98 में वाहिद फैंस इदनान इंडस्ट्रीज़ की। माशाल्लाह से। सर, आपका शुमार टॉप 5 में आता है। आप मुझे ये बताइए कि इसकी क्या वजूहात हैं, आवाम के साथ शेयर कीजिए कि आप माशाल्लाह से, चूँकि गुजरात को पंखों की सरजमीन कहा जाता है, तो अगर आपका शुमार टॉप 5 में है तो इसकी वजूहात क्या हैं? पहले तो जी ये जो आपने बात की, गुजरात को डेफिनेटली पंखों का ही एक बेसिकली दो नामों से चीज़ें, एक पंखे में, एक फर्नीचर में और कुछ ये जो बर्तनों में गुजरात इज़ फेमस फॉर दैट। उसमें पंखों की तकरीबन 80% जो मैन्युफैक्चरिंग है ऑल ओवर द पाकिस्तान में वो गुजरात में है, बाकी 20% गुजरांवाला में, कुछ दूसरे शहरों में। और जहाँ तक बात है वाहिद फैंस की, जी हमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अब 22 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। तो हमारा एक काफ़ी टेन्योर एज ए फैमिली हम लोगों के साथ, लोगों को पता है कि जी वाहिद फैंस एक बहुत पुरानी फैक्ट्री है और हम 22 सालों से क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को हम गैदर कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान भी, और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारा तो गोल ही होता है, क्योंकि सेल्स जो नंबर होते हैं वो हमारे लिए मैटर नहीं करते, वो अल्लाह ताला वैसे ही दे देते हैं आपको, एज लॉन्ग एज आप प्रोडक्ट अपनी ठीक पूरी। क्योंकि मेरे जो परदादा जी उनकी एक ही होता था कि, अब देसी ज़ुबान में ज़रा बोलूँगा कि पुत्र सोना पाया है तो सोना बेचा है, ठीक है। तो हमने हमेशा ही अपना जो रॉ मटेरियल है उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी हमने बचत करने की चीज़ें नहीं की। हमने हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज़ किया है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में दिए हैं, टाइमली दिए हैं। आफ्टर सेल सर्विस एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी कंपनी का नाम बनाने के लिए, कि कस्टमर को ये होता है कि यार अगर बाय एनी चांस और बाय एनी मीन्स हमारा पंखा में कोई प्रॉब्लम आई थी तो कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे रजिस्टर्ड हैं, दे आर देयर फॉर अस, वो हमें क्लेम कर सकते हैं 5-10 सालों के अंदर टाइम पीरियड में, हम उनको आफ्टर सेल सर्विस दे सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। नंबर 2, हमारे साथ लोग जो हमारी टीम है डीलर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, प्रोडक्शंस की, सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। देयर नो न्यू पीपल। हमारे पास जो लोग आए हैं वो शायद काली दाढ़ी में थे और अभी तक जो है उनकी चिट्टी दाढ़ी हो गई, मगर हमारे साथ ही हैं। तो जी जी हमारी बिल्कुल है। प्लस इनोवेशन एंड इनोवेशन इन प्रोडक्शन, इनोवेशन इन मॉडल्स, वैरायटी इंक्रीज़ करना, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता जब हम चीज़ों को जब अपनी लाएंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, इन चीज़ों को, इनोवेशन को टाइमली चेंज करेंगे तो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह सेल अल्लाह ताला, बाकी मेहनत इंसान ने करनी है, राज़िक अल्लाह की ज़ात है। जी सही बात है। सर, आप अपनी इस इंडस्ट्री में कितनी किस्म के जो हैं फ़ैन उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? हम जी सीलिंग फ़ैन्स हम बनाते हैं, हम ब्रैकेट फ़ैन बनाते हैं, हम पेडिस्टल फ़ैन बनाते हैं। अब एक नई टेक्नोलॉजी इन्वर्टर फैंस जो AC/DC के पंखे होते हैं, विच आर बेसिकली सपोज टू वर्क अगर बिजली नहीं भी है, जो हमारे बेसिकली सिंध में ज़्यादा चलते हैं, जो बिजली में भी चलते हैं और जो सोलर के पैनल्स के ऊपर भी हम चला लेते हैं उनको ईजिली। तो DC जो है वो सोलर पे चलता है? हाँ जी, DC सोलर पर चलता है। AC जो होता है वो 220 वोल्ट करंट पर चलता है। उसके अंदर भी वो भी हम ऑफर कर रहे हैं। उसके अलावा ब्रैकेट फ़ैन है हमारे, एग्जॉस्ट फैंस होते हैं प्लास्टिक के, एग्जॉस्ट फैन मेटल्स के होते हैं। सो तकरीबन ऑलमोस्ट हम सारी रेंज ही मार्केट में दे रहे हैं। सीलिंग फैंस में अल्हम्दुलिल्लाह हम 20 से 25 मॉडल्स सिर्फ सीलिंग फैंस में मार्केट में ऑफर कर रहे हैं इस टाइम करंटली पाकिस्तान में।
जी सर, आप वाहिद फैन की सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगी कि सर आप जब सेल करते हैं इसको तो आप वारंटी क्या देते हैं, कस्टमर को किस तरह से काउंसलिंग करते हैं, किस तरह से उसको सेटिस्फाई करते हैं और किस तरह से जो है आप मतलब उसकी वारंटी करते हैं? देखिए जी, जो तो हमारा एंड कस्टमर है ना, उसको तो हमारे कम होते हैं एंड कस्टमर। हमारा एक चैनल होता है, हम कंपनी के मैन्युफैक्चरर हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बीच में डीलर को देते हैं, डीलर आगे एंड कस्टमर को देते हैं। तो बेसिकली एक पूरी चेन चल रही होती है। उसके अंदर जो हमारा मेन होता है, हम ये हमारी वारंटी की पॉलिसीज़ भी हमारी ये सारी वेरी करती हैं एरिया टू एरिया, मगर हमारी वारंटी होती है, हम क्लेम करते हैं, हम आउट ऑफ द वे जाके भी क्लेम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को हमने कहा है कि जी हम आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर या इस साल जितना माल बेचेंगे उसकी 5 साल की वारंटी है, तो अगर एट टाइम्स वो 7-8 साल बाद भी कोई पंखा या कोई मोटर ले आते हैं तो हम उनको क्लेम करके देते हैं, क्योंकि हम कस्टमर रिलेशन पे बिलीव करते हैं। कस्टमर सेटिस्फाई है तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। हम कस्टमर एंड पे हमारी पॉलिसी होती है कि हम कस्टमर को जितना ज़्यादा मोटिवेट कर सकें। अभी हम इस साल हमने कुछ चीज़ें और भी इनिशिएटिव ली हैं, जैसे कि आप लोग घर में बैठे हैं, आप लोगों ने कोई पिज़्ज़ा या बर्गर ऑर्डर करना है, आप लोग मोबाइल ऐप से खोलते हैं, आप लोगों को ऑनलाइन डिलीवरी होती है। तो इस साल इंशाल्लाह हम ऑनलाइन में भी जा रहे हैं कि जो बंदा घर पे बैठा है मोबाइल से अपने सेलेक्ट करेगा जो मॉडल, वो उसके 3-4 दिन में उसके घर पे डिलीवर हो जाएगा। और ये सबसे मैं समझती हूँ कि ईजी टू अप्रोच है टू योर एंड कंज्यूमर। तो वो आपकी ये चीज़ भी आप इस चीज़ में भी हम डेफिनेटली जा रहे हैं। उसके अलावा चूँकि सिंध में बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स हैं, तो उस वजह से हमने ACDC में भी इनिशिएटिव लिया कि हम लोगों को जहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है वहाँ पे ACDC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस की है, हम उस चीज़ में डेफिनेटली जाएँ। जी अच्छा, मुझे ये बताइए कि सर आप किस किस्म की कॉपर वायर यूज़ करते हैं और बेरिंग और इसकी जो मतलब आप यूज़ करते हैं कैपेसिटर, वो किस कंपनी का होता है? देखिए जी, कंपनी से ज़्यादा प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर हम देखते हैं। कॉपर जितनी ज़्यादा प्योर एनामेल्ड होगी, 99.9% एक्चुअली है कि नहीं, क्लेम तो सारी करते हैं, 99.9% कॉपर वायर जितनी प्योर एनामेल्ड होगी उतना ज़्यादा अच्छा पंखा आपका कभी चलेगा नहीं, आपका पंखे की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी रहेगी। तो हम 99.9% कॉपर वायर का क्लेम भी करते हैं, हम देते नहीं हैं मार्केट में। उसके अलावा हम हर सेट ऑफ कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो क्वालिटी कॉन्शियस होता है, एक आपका बायर होता है क्वालिटी कॉन्शियस, एक आपका बायर होता है प्राइस कॉन्शियस। वो कहता है मुझे सस्ता चाहिए, मुझे जैसा मर्जी चाहिए। तो उनके लिए हमने सेपरेट सेगमेंट्स ऑफ फैन रखे हुए हैं कि जी अगर आपको प्राइस कॉन्शियस है तो हम उनके लिए सस्ता, उसमें कॉपर नहीं होती वो हम, मगर हमारा गोल ये होता है कि हम सारे सेगमेंट्स को टारगेट करें, ना कि सिर्फ एलीट सेगमेंट को करें। हम ईजी टू अप्रोच टू एवरी सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर, कि चाहे कोई हाई एंड है चाहे लो एंड है, हम सारों को मैस को बेसिकली हम कंसिडर करते हैं। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए हम पंखे नहीं बनाते। उसके अलावा जी आपके सिल्वर जो आप लेते हैं, एल्यूमिनियम जो बेसिकली होता है, वो कितने फाइन प्योरिटी का है, कितना फाइन है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बेरिंग जो है आपका वो प्रॉपर बेरिंग, इसमें एक और चीज़ होती है कि हमने अब अपना निज़ाम इस साल ये किया कि अब हम पहले पंखा अपना पेंट करते हैं, फिर पंखा अपना फिट करते हैं। उससे आपके बेरिंग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती है, आपकी वायर को सेक नहीं पड़ता, आपकी ये सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाती हैं। तो द मोर फाइनर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल दैट यूज़, द मोर फाइनर फैन यू कैन ऑफर इन द मार्केट, ये है हमारे हिसाब से। जी जी सर, मुझे ये बताइए कि आप जब ये फ़ैन फॉर एग्जांपल आप एक पेडिस्टल फ़ैन यूज़ बना रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपको उस पर कितना एक्सपेंस जो है वो आता है? देखिए जी, ये तो वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एक्सपेंस हमारा, मगर हमारी कोशिश ये होती है कि हम अनफेयर मार्केट में चार्ज ना करें। पाकिस्तान के कुछ हालात की वजह से, इंस्टेबिलिटी की वजह से डॉलर फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा हो रहा है, उन चीज़ों की वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती हैं, मगर हम मैक्सिमम ये कोशिश करते हैं कि हम उसका इफेक्ट अपने कंज्यूमर पे ना डालें। मतलब एट टाइम्स वी सेल आवर प्रोडक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट जस्ट टू मेंटेन द कस्टमर रिलेशनशिप। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जैसी रेट बढ़ा हम इस तरह मार्केट में एकदम रेट नया इंप्लीमेंट नहीं करते। तो इंस्टेबिलिटी की वजह से प्लस कोरोना की वजह से ये सारे इम्पैक्ट हमारे मुल्क में चूँकि आए हैं, तो आते भी रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारे प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। ऑब्वियसली हमारा मेजर रॉ मटेरियल इंपोर्टेड होता है, इंपोर्ट होती है, चाहे हम डायरेक्ट इंपोर्ट करें या किसी ट्रेडर के थ्रू खरीदें, सारा इंपोर्टेड होता है। तो वो इफेक्ट आता ही आता है, इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हमारा स्टेबलाइज नहीं है अभी इकॉनमी, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। जी सर, ओवरऑल आपकी जो एक्सपोर्ट होती है वो किन किन ममालिक में है? जी हम दुबई में कर रहे हैं इस टाइम, सऊदी अरेबिया में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम यमन में कर रहे हैं, हम सूडान में अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारी, वो कुछ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने के, हम दुबई से वेरियस चैनल्स देख रहे हैं अभी सूडान के अंदर। उसके अलावा बांग्लादेश में हमारी एक्सपोर्ट है, मेजर एक्सपोर्ट हमारी ये गल्फ और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में। हाँ सर, कभी आपको ख्याल आया कि मतलब मैं यहाँ बॉन्ड आउट करना बैठूँ, मुझे कुछ और चिल करना चाहिए, कुछ ऐसी कभी मतलब इंसान ऑब्वियसली आप माशाल्लाह यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं,
तो यहाँ थोड़ा बाउंड हो जाता है बंदा आकर, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आपको दिल तो करता होगा कि कहीं मतलब जाएं, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद आते हैं जब हम पढ़ते थे, जब हमें पता नहीं होता पंखा होता क्या, बस देख लिए अच्छा जी चल रहा है मगर क्या करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आप इस सीट पे बैठते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक 300-400 बंदों की टीम है इन शेप ऑफ लेबर एंड माई एम्प्लॉइज़, तो मैंने उनको भी लेके चलना है, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पे। इवन कोरोना के दिनों में हमारी फैक्ट्रियाँ बंद थी, मार्केट से जीरो रिकवरी थी, मगर हमने फिर भी अपनी एम्प्लॉइज़ को और अपने वर्कफोर्स को हमने सैलरीज भी दी, डिडक्शंस भी नहीं की, चूँकि वी वर्क एज अ फैमिली। तो ये चीज़ें आपके एम्प्लॉइज़ को भी मोटिवेट करती हैं कि जी हमारे साथ उन्होंने साथ दिया, हमारे साथ खड़े हुए हैं थ्रू थिक एंड थिन, टफ डेज में हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं तो फिर आपको अपने बारे में सोचना कम हो जाता है। जिस तरह जब एक बंदा एक घर की जिम्मेदारी लेता है तो वो फिर अपनी फैमिली की सोच होता है, तो ये भी हमारी फैमिली है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने की वजह से आपकी लिए टाइम थोड़ा कम हो जाता है ज़िंदगी में, मगर पार्ट ऑफ लाइफ है, वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अच्छा मुझे ये बताइए कि सर आपका कुछ स्पेसिफिक हॉबी हो, मतलब आप चाहते हो कि ये चीज़ मुझे फ़ौरन से गेन हो, ये चीज़ें मेरी होनी चाहिए? ऐसा पर्सनल चीज़ें होती हैं। जिस तरह हम जब पढ़ते थे, जब मैं एजुकेशन ले रहा था, तो मैं इतना ओवरवेट नहीं था जितना अभी हूँ, या मेरी ये गोल था कि यार मैं अभी भी मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं अपने लिए टाइम निकालूँ, मैं थोड़ा वेट रिड्यूस करूँ। या मेरी हॉबीज़ थी, मैं स्विमिंग बहुत करता था लाहौर में, जब मैं होता था एजुकेशन में लाहौर से, तो वो चीज़ें तो रहती हैं, मगर साइड बाय साइड अब जितनी अच्छी आपकी मैनेजमेंट होती जाएगी, आपके लिए आपके पास अपने लिए टाइम निकलता जाएगा। अच्छा वैसे कभी खुद पर प्राउड फील हुआ है कभी? मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमारे कुछ अचीवमेंट ऐसी होती हैं जिनमें हमें प्राउड फील होता है, हमें अच्छी लगती हैं, सुकून फील होता है। आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट हो सर? देखिए जी, मैं एज़ फार एज जो है कि जी एक फीलिंग ऑफ प्राउड या ऐसे सेंस ऑफ अचीवमेंट, वो तो डेफिनेटली जी डिफरेंट स्टेजेस पे आती है काम में। जितना ज़्यादा द मोर, क्योंकि एवरी डे यू लर्न, ये नई चीज़ आप रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं, तो जितनी चीज़ें आप बेहतर सीखते हैं वो मेरे लिए अचीवमेंट है, उसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और जो बेसिक चीज़ होती है वो हमारा ये होता है कि यार हमारे लिए सेल मैटर नहीं करती, हमारे लिए ये होता है कि यार हमने कोई चीज़ डिफरेंट दी मार्केट में, या हमने कोई चीज़ डिफरेंट अचीव की मार्केट में, तो डेफिनेटली जी जब हमारे पास एक कंपेटिटिव एज किसी से ज़्यादा आता है तो वो एक अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट तो आती है। बाकी मगर अचीवमेंट में देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन सेंस ऑफ अचीवमेंट और एक फीलिंग ऑफ ये जो होती है कि जब आप एक बंदे में ज़रा ईगो आ जाती है, स्टबर्नेस आ जाती है, वो नहीं आती। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इस काबिल किया, क्योंकि देर सब हमारा काम जो पंखों का, जी देखें यहाँ पे 200-300 यूनिट है पंखों के, सारे पंखे बना रहे हैं, तो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है एक किस्म का मार्केट के अंदर। तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी प्रोडक्ट, कोई ऐसी कलर रेंज, कोई ऐसी वैरायटी जो आप किसी से बेहतर देते हो, वो आपके लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट बनती है डेफिनेटली। मगर नेवरदलेस आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही बेहतर है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा वैसे आपके विजन को जानकर। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर आप मुझे ये बताएं, आपका ज़्यादा इंटरेस्ट खेल में, कभी आपने मतलब प्ले ग्राउंड में कोई स्पेशल सिक्सर मारे हों, कुछ ऐसा खेल खेला या कभी कोई नाम, मतलब क्रिकेट में तो कभी शुरू से ही नहीं थे हम। शुरू से मेरी हॉबी स्क्वॉश बहुत खेली हमने बैडमिंटन बहुत खेली, हमने स्विमिंग बहुत की, इस तरह की मेरी हॉबीज हैं स्पोर्ट्स के अंदर। नेशनल लेवल पे जाने का कभी टाइम नहीं मिला, काम से फारिग हुए हैं, तो आई वाज प्लानिंग टू गो टू यूके फॉर माई मास्टर्स, मगर कुछ काम की ज़रूरियात की वजह से हम नहीं जा सके, तो फिर काम में आ गए। सो ऐसा कोई नेशनल लेवल पे या मैंने पाकिस्तान में नहीं खेला, मगर हॉबीज़ हैं जी, करते हैं, डेफिनेटली करते हैं जब टाइम निकलता है। हसन साहब कभी दिल किया कि कभी किसी ऐसी दुनिया में जाएं जहां कुछ टाइम अकेले रहें और कुछ इंजॉयमेंट करें, कुछ वैसे खुद से पूछें हम क्या हैं, ऐसा हुआ है? बिल्कुल जी, देखें ये बात मेरे दिल में, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, और मेरे जहाँ तक मैं ये कहूँगा, मेरे दिल में तो ये है कि हर बंदे को कुछ टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर यू आर डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, आप सुबह आते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, शाम को फिर घर चले जाते हैं, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, आपको बस अपना टाइम नहीं है, फिर फैमिली के लिए टाइम, अपना टाइम मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के अंदर। दूसरी दुनिया में जाने का तो नहीं सोचा, मगर दूसरे मुल्क में या बंदे को एक ये होता है कि यार साल में 1 महीना मैं ऑफ लेता हूँ अपने काम से, जहाँ पे मैं किसी भी कंट्री में जाऊँ, मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। आई हैव माई ओन टाइम, मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी करता हूँ। मैं अपना टाइम सिर्फ यही कि बंदा सिर्फ अपने लिए सोचे कि यार मैं ज़िंदगी में जो कर रहा हूँ, क्योंकि आप एट टाइम्स इतने बिजी हो जाते हैं जिस तरह, और लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो वो मेरा एक स्ट्रिक्ट स्टैंड है कि मैं साल में 1 साल मैं अपने लिए निकालता हूँ। बेशक वो मैं अकेला जाऊँ, अपनी फैमिली के साथ जाऊँ, मगर दैट 1 मंथ इज़ फॉर मी। 11 महीने मैंने लोगों को देने, ये इस तरह का। अच्छा, आप यूथ के नाम कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हूँ, ऐसी यूथ के नाम जो मतलब आप जानती हैं हमारी यूथ कैसी है, वैसे तो हमारे माशरे का मुकम्मल दारोमदार इन्हीं पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से हमारी यूथ को टिकटॉक पे ज़रा कम ध्यान देना चाहिए, और स्नैपचैट पे और फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों पे कम ध्यान देना चाहिए। दे शुड बिलीव इन हार्ड वर्क, नंबर 1। सेकेंडली इनोवेशन, चाहे जॉब में,
चाहे वो डायरेक्टर लेवल पे हैं या कोई कंपनी चाह रहे हैं, एनीथिंग बिटवीन दीज टू थिंग्स, उनको इन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा है कि किसी भी कंट्री की जो हमारी बैकबोन होती है वो उसकी यूथ होती है। तो अगर आप अपनी यूथ को इन चीज़ों पे लगा दोगे तो वो तरक्की नहीं कर पाएंगे। पर अगर वही स्टेज है कि हमने पहले 25,000 की नौकरी से स्टार्ट करके 10 साल बाद 50,000 रुपये पे जाना है, तो आई डोंट बिलीव कि हमें उस चीज़ के उसी साइकिल को फॉलो करना चाहिए। आजकल तो वैसे अनफॉर्चुनेटली आपकी बात काट रही हूँ, हमारी यूथ टोटल ही टिकटॉक पे नजर आती है, विच आई डोंट रिकमेंड। देखें ना, वो ये चीज़ों से बेसिकली पैसा बना रहे हैं और हमारी यूथ इस चीज़ से फेम कमा रही है। मेरे हिसाब से हर चीज़ में टिकटॉक होनी चाहिए, ये चीज़ें करें, बंदा लोग करें, मगर मैनेज करें चीज़ों को। जब उन्होंने ये देखा यार हमने 8 घंटे काम करना है, तो आपका फ़ोन साइड पे होना चाहिए। सोशल मीडिया को उतनी तवज्जो देनी चाहिए जितनी वो डिज़र्व करती है। आप किसी भी मतलब ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो जो एशियन कंट्रीज है जितना वो टाइम देती हैं, वहाँ पे यूरोप यूएस में इतना टाइम नहीं दिया जाता इन चीज़ों को, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। सो आई बिलीव इन हार्ड वर्क प्लस इनोवेशन। बहुत अच्छा आपका थैंक यू सर। हसन साहब माशाल्लाह, जैसे फिर दोबारा हम वाहिद फ़ैन की तरफ ही आते हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली की बहुत स्ट्रगल है इसके पीछे, मतलब आपके परदादा से लेकर उसके बाद आपके ग्रैंडफादर, फिर उसके बाद आपके फादर, तो आपने ये जिस तरह से जिस एफर्ट से आपने नाम कमाया, क्या आपको लगता है कि यू डिज़र्व इट? देखिए जी, मेरे हिसाब से तो कोई भी बंदा, कोई भी फैमिली मेहनत करेगी, उनकी आगे जनरेशन मेहनत करेंगी, इनोवेशन लाएंगी, एक्सपेंशन करेंगी, तो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बेनियाज़ है, वो कामयाबी डेफिनेटली देती है। एंड ऑफ द डे आपको उसका फल खाना पड़ता है। हमने जब काम शुरू किया था तो एकदम पाक फ़ैन इस लेवल पे या वाहिद फ़ैन इस लेवल पे नहीं था जितना आज है। इस पर सालों की, डेकेड्स की मेहनत लगी हुई है। जब हमने स्टार्ट लिया तो दुकानों पे था, मतलब छोटी सी कारखाना था। आहिस्ता आहिस्ता करते मेरे छोटी मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जिसका शायद आप लोगों को 1970s में उन्होंने कॉपर का प्लांट अपनी फैक्ट्री में लगवाया था पाक फैंस में। फिर 80s में उन्होंने प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग के पंखे के लिए मशीनरी मंगवाई थी इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए। फिर वो पंखों से निकल के उन्होंने अपनी रेंज बढ़ाई, एक्सटेंशन बढ़ाई टाइमली। ये मैं 3 जनरेशन की मेहनत की बात कर रहा हूँ, 1 जनरेशन की बात नहीं कर रहा। उन्होंने अपनी रेंज बढ़ाई, वॉशिंग मशीन्स में गए, गीज़र्स में गए, होम अप्लाइंसेस में, मेरा मतलब सिर्फ पंखों में नहीं, होम अप्लाइंसेस में गए। सो आई बिलीव कि आपकी जनरेशन को कभी ये नहीं करना चाहिए कि बस जिन्ना बढ़िया ने कर लिया वहाँ पे स्टॉप नहीं। आपको हमेशा मेहनत करके उसके ऊपर बैठ के कोई फ़ायदा नहीं, उसको आपको बढ़ाना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए। टाइमली यही चीज़ें होती हैं तो आपका नाम भी अल्टीमेटली बढ़ता है। पाक फैन अगर इफ़ यू गो बैक 45-50 ईयर्स तो इस लेवल पे नहीं था। हम भी अगर आप 10-15 साल पीछे जाएँ तो ना इतनी बड़ी हमारी कंपनी थी, ना इतना बड़ा हमारा सेटअप था, हम भी छोटे से इंडस्ट्रियल स्टेट में थे। तो टाइमली आपको इन चीज़ों के अंदर जितना आप लोग जितना एक्सपीरियंस आप लोगों ने अपने बड़ों से लिया, नॉलेज से लिया, आपको उसको प्रैक्टिकली पुट करके उसको एक्सपैंड करने में बेहतरी है। इसी चीज़ से आपको अपना जितना आप उनका बर्डन ऑफ कर सकते हो अपने एल्डर्स का, ये तो एक आपका पर्सनल हो गया ना कि जी हमने अपने बड़ों का काम खुद संभाला, ये किया। मगर व्हाट आई रिकमेंड इज़ कि आप विद टाइम एक्सपैंड करें अपनी चीज़ों को। अभी हमारे हिसाब से अगर आप हमारी मिसाल लें तो पाक फैन सिर्फ पहले पंखे बनाता था, फिर उन्होंने वैरायटी अपनी इंक्रीज़ की, फिर वो वॉशिंग मशीन्स में गए, फिर उन्होंने कॉपर का प्लांट लगाया, फिर उन्होंने इस तरह हम भी एक छोटी सी फैक्ट्री थी स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में व्हेन वी स्टार्टेड। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मेन GT रोड पे हैं। वी आर वन ऑफ द मोस्ट टॉप 5-6 कंपनीज इन पाकिस्तान। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमने भी टाइमली अपनी रेंज को बढ़ाया, अपनी वैरायटी को बढ़ाया, अपनी इनोवेशंस की, अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को ऊपर फोकस किया। तो आप अल्टीमेटली वो डिज़र्व करते हो। आप अल्टीमेटली आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आपने प्लान की। बीच में ऑब्स्टेकल्स आती हैं, सारों को आती हैं, हर बंदे को आती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी आती हैं। मगर अल्टीमेटली इन द एंड ये सब आप ये कहते हो कि इट वाज वर्थ इट, कि मेरी इतनी मेहनत करके या इतनी करके मुझे इन चीज़ों का फ़ायदा हुआ। ये मैन्युफैक्चर का हमने जो टाइमली देखा है, हमने तो यही सीखा और हमने एक्सपीरियंस भी यही किया। और मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि आपको एक्सपेंशन विद टाइम और आगे नई चीज़ों ला के अपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ा के आपको मार्केट में डेफिनेटली ऑफर करना चाहिए। और उसका फ्रूट आप खाते हो, वन डे और अदर आप खुद ये कहोगे कि इट विल बी वर्थ इट। जी, तो नाज़रीन इकराम, ये थी हसन इदनान साहब की गुफ्तगू और बहुत अच्छा एलेबोरेशन दिया उन्होंने। आई अप्रिशिएट हिम कि उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की। सबसे ज़्यादा जो काबिल गौर बात थी वो ये थी कि उन्होंने ये कहा कि हर इंसान को हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरी यूथ से भी गुजारिश है कि प्लीज़ टिकटॉक से नज़र हटा के थोड़ा हार्ड वर्क की तरफ तवज्जो दें, अपनी इनोवेशन की तरफ तवज्जो दें। आप जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आपकी तहलीक हुई है उस मकसद की तरफ तवज्जो दें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।